वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम रखे हैं 67 बीपीएससी सुपर करंट अफेयर सीरीज। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। समय भी बहुत कम बचा है, तो आप सब लोग भी जल्दी जल्दी से देखें। और यदि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट का पीडीएफ चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम नयन अल्टीमेट ही है, उससे आप लोग जरूर जुड़ना। साथ में यदि आप लोग इंस्टाग्राम पे है तो मुझे जरूर फॉलो करना, नयन.अल्टीमेट नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी दे दिया गया, उससे आप लोग जरूर जुड़ना। तब शुरुआत करते समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहला यहाँ पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कोविड टीकाकरण के बारे में। यहाँ पे तो देखो, कोविड टीकाकरण से हो सकता है कहीं आपका क्वेश्चन पूछा जाए, और बीपीएससी में कई बार डेट पूछा जाता है, तो हमने सब कुछ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है और अंत तक आप लोग जरूर बने रहना। देखो, तो कोविड टीकाकरण भारत में देख रहे हैं, तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना आप लोग 16 जनवरी 2021, याद रखना है इसे। भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 2021। और हो सकता है कहीं ये पूछ दे कि भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन कब प्राप्त कर लिया, यानी कि 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण कब हो गया था, किस डेट को? तो डेट आप लोग याद रखना 21 अक्टूबर 2021, आप लोग याद रखना इसे, 21 अक्टूबर याद रखना। 200 करोड़ कब पार किया? तो 17 जुलाई 2022, इसे भी याद रखना आप लोग कि 200 करोड़ 17 जुलाई 2022 को पार किया। और केंद्रीय बजट में जो है 35,000 करोड़ जो है टीकाकरण के लिए आवंटित किया गया था रुपए, ठीक है, तो याद रखना आप लोग। और सबसे पहले टीकाकरण दिल्ली के जो है मनीष कुमार को दिया गया। मनीष कुमार आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले टीका लेने वाले आदमी है कोरोना के, जो कि दिल्ली के सफाई कर्मी थे। याद हो गया होगा आपको ये पॉइंट। तो देखो, अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भारत में सबसे पहले कोविड टीकाकरण की शुरुआत किस तारीख को हुई थी, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, एक बार आप लोग ध्यान से सुने। भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, तो आप लोग इसमें से लगा सकते हो क्या आंसर होना चाहिए। इसके बाद पूछेगा भारत ने 100 करोड़ कोविड टीकाकरण किस तारीख को प्राप्त कर लिया? भारत ने 200 करोड़ कब प्राप्त किया था? याद हो गया होगा आपको, सब कुछ याद हो गया कि 16 जनवरी को शुरुआत हुआ, 100 करोड़ 21 अक्टूबर 2021। एक बार हमारे साथ साथ आप लोग चले, 16 जनवरी 2021 को कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। 16 जनवरी 2021 याद रखना है। कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब हुई, यहीं पे मैं आपको याद करवा दूंगा बार बार बोल के। तो 16 जनवरी 2021 को कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। 100 करोड़ कब पूरा हो गया? 100 करोड़ कब पूरा हो गया याद रखो, तो 21 अक्टूबर 2021। और 200 करोड़ 17 जुलाई, ठीक है ना। तो अब तो याद हो गया होगा भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब हुई। भारत में कोविड टीकाकरण तो 16 जनवरी 2021 को कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। 100 करोड़ कब हुआ? तो 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को 100 करोड़ हुआ। और 200 करोड़ पूछेगा तो 17 जुलाई 2022 को 200 करोड़ हो गया। अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में। इससे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों को एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी काम है। जैसे कि देख लेना, कोविशील्ड जो है वैक्सीन किसने बनाया, कोवैक्सीन किसने बनाया, जिन जिन वैक्सीनों का निर्माण हुआ उसके कंपनी का नाम आप लोग जरूर एक बार देख लेना। अभी जाकर के तुरंत ये होमवर्क हुआ गूगल करना है। अब महत्वपूर्ण ऑपरेशन, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। सबसे पहले आप लोग याद रखना ऑपरेशन गंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बीपीएससी 67 के लिए। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी 67 ही नहीं बल्कि किसी भी पीसीएस के लिए काम देगा। आपका एक साल के अंदर जो जो एग्जाम दे होगा सब में काम देने वाला है। और आप सब लोग वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करें। यदि अच्छा व्यू जाएगा तब जाकर के मैं आगे पूरा करंट अफेयर कराऊंगा, नहीं तो फिर इंपॉर्टेंट करा के बंद कर दूंगा। क्योंकि जब आप लोग देखोगे ही नहीं तो फिर बनाने का क्या फ़ायदा। अब देखो, ऑपरेशन गंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा क्या है? 26 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने क्या किया, विदेश मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया। ये क्या था पूछेगा एग्जाम में, ऑपरेशन गंगा क्या था? याद रखना, यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए थे कुछ छात्र और लोग, इसे बाहर निकालने के लिए लाया गया। और यूक्रेन की राजधानी आप लोग याद रखना तो कीव है, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा आपको याद हो गया होगा क्या है। ऑपरेशन गंगा पूछ देगा तो यूक्रेन में जो भी भारतीय फंसे थे इसे बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन लाया गया उसका नाम ऑपरेशन गंगा था। आप लोगों को याद हो गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये भी याद रखने की जरूरत है। क्या है ये? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से ये भी लाया गया। केंद्र सरकार की योजना है ये, केंद्र सरकार ने सॉरी लाया था इसे, योजना नहीं है। ऑपरेशन देवी शक्ति तो क्या है? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। देखो, तो 2 आप लोगों का भी ऑपरेशन याद हो गया होगा ढंग से।
सबसे पहले ऑपरेशन गंगा क्या है, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए लाया गया था ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन देवी शक्ति तो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति याद हो गया होगा आपको, ऑपरेशन देवी शक्ति तो अफगानिस्तान में लाए फंसे हुए भारतीयों के लिए, और ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। आगे पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि इतना ढंग से मैं आप लोगों के लिए लिखा हूँ, इतना मेहनत करके, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कम से कम अच्छा स्कोर आ सके। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ना। अब देखो ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, ये नौसेना द्वारा लाया गया है। कोविड-19 में मालदीव में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्या है, तो ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को विदेश से भारत में शिपमेंट हेतु। तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ये चारों आप लोग कॉपी में आप लोग जरूर जल्दी जल्दी लिखते जाएं, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बचा और यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट ही काम करें। देखो अब ऑपरेशन गंगा क्या था, ऑपरेशन गंगा एक बार दिमाग में आप लोग करो, बोर्ड पे बिना देखे हुए। ऑपरेशन गंगा क्या था, तो भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए लाया था ऑपरेशन गंगा, याद हो गया होगा। ऑपरेशन देवी शक्ति तो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए, ठीक है, याद हो गया होगा। इसके बाद कौन सा है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो ये क्या है, कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 तो ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को विदेश से भारत में शिपमेंट हेतु। ये आप लोगों का महत्वपूर्ण ऑपरेशन था। और भी कई ऑपरेशन है रेलवे वगैरह संबंधित, आप लोग इसे भी जरूर देख लेना किसी भी बुक से, और बुक आप लोग ढंग से पढ़ते रहना। और ये तो रिवीजन के लिए है, इस क्लास को जरूर देख करके जाना एग्जाम में। अब देखो राष्ट्रमंडल खेल, यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन आए, हाल फिलहाल में हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022, ये 22वां संस्करण था। और कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में। आप लोग याद रखना 22वां संस्करण। 21वां राष्ट्रमंडल क्या कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। आप देखो 4 सालों पे राष्ट्रमंडल खेल होता है। इस बार इंग्लैंड में हुआ था। और 21वां कहाँ हुआ था, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और 23वां कहाँ होने वाला है 2026 में, तो विक्टोरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। इसका प्रथम आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था, आप लोग इसे याद रखना। लेकिन देखो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो इस बार कौन सा संस्करण था, तो 22वां था। पदक तालिका हम लोग देखेंगे। देखो पदक तालिका में जो है पहला स्थान किसने प्राप्त किया था, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने कितना लाया, स्वर्ण पदक 67 जीता, रजत 57 और कांस्य 54 और कुल मिलाकर 178। तो यहाँ से देखो क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। सर्वाधिक स्वर्ण किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखने की जरूरत है। सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से याद रखना। दूसरे नंबर पे कौन है पदक तालिका में, तो इंग्लैंड याद रखना। तीसरे नंबर पे कनाडा याद रखना। लेकिन भारत का सब कुछ याद रखना, भारत चौथे नंबर पे है। भारत ने 22 जो है स्वर्ण पदक जीता है, 16 रजत यानी कि चांदी का 16, सिल्वर 16 जीता है, सिल्वर मेडल 16 जीता है, याद रखना। और कांस्य पदक 23 जीता है। कुल मिला के 61 पदक भारत ने जीता है। अब आप लोग ये मत कहना कि भारत ने सर्वाधिक पदक जीता, यहाँ पर नहीं। जब कॉमनवेल्थ गेम 2010 हुआ था भारत में, तो उस समय भारत ने 101 पदक तक जीता था। पिछला बार 66 जीता था, इस बार 61 जीता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखना है एक बार, क्योंकि एक बार बीपीएससी हुआ था शायद 64 में, ये डायरेक्ट पूछ दिया था। तो आप लोग इसको याद रखना। देखो तो क्या है पदक तालिका में, सबसे 1 नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा, चौथे नंबर भारत को मिला है पदक तालिका में। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य मिला के 61 पदक जीता है। अब देखो ये तो याद हो गया होगा आपको। इस बार का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ तो उसमें 20 खेल टोटल था। 20 खेल आप लोग याद रखना, 20 खेल, 280 स्पर्धा और 72 देश थे, याद रखना 72 कंट्री। कई बार पूछ देता है कि राष्ट्रमंडल खेल में कितने देशों ने भाग लिया था, तो आप लोग याद रखना 72 देशों ने भाग लिया था, 280 स्पर्धा और 20 खेल। अब देखो उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था, तो अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था। शुभंकर क्या था, पेरी द बुल, आप लोग शुभंकर भी याद रखना। अब देखो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, पूछ देगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में
भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू, याद रखना आप लोग। लेकिन भारत के लिए पहला पदक, भारत ने स्वर्ण पदक नहीं पहला पदक पूछेगा तो याद रखना महादेव सरगढ़, यानी कि संकेत महादेव सरगढ़ ने जो है पहला पदक जीता था। आप लोग इसको जरूर याद रखना, जो कि रजत पदक था, भारोत्तोलन में था। भारत ने सर्वाधिक पदक कुश्ती में जीता है, कुल 12, और शूटिंग और आर्चरी इस बार जो है गोल्ड कोस्ट में शामिल नहीं किया गया। वैसे तो T20 महिलाओं के लिए शामिल किया गया था। आप लोग जरूर अभी गूगल करना है कि कौन कौन सा खेल राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल किया गया। जैसे कि T20 मैं बता देता हूँ, 1-2 T20 जो है महिलाओं का क्रिकेट शामिल किया गया था, इसमें 3-3 बास्केटबॉल शामिल किया गया था। यही सब आप लोग जरूर देख लेना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब देखो उद्घाटन समारोह में भारतीय उद्घाटनकर्ता कौन थे? PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। और समारोह में शरद कमल और जरीन से आप लोग याद रखना, निकहत जरीन, ठीक है ना। ये समापन समारोह याद हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो राष्ट्रमंडल खेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पदक तालिका में 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीता, 67 स्वर्ण, 57 जो है 57 रजत और 54 कांस्य। भारत चौथे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे में कनाडा, ठीक है। और शुभांकर क्या था? पेरी दबुल। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू, भारत के लिए पहला पदक। तो संकेत महादेव सरगढ़ ने जीता। सर्वाधिक पदक भारत ने कुश्ती में जीता है, तो आप लोगों को याद हो गया होगा। और पूछ देगा कहीं राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटनकर्ता समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो PV सिंधु मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे, PV सिंधु मनप्रीत सिंह। समापन समारोह में तो शरद कमल और निकहत जरीन। अब देखो COP26 से भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा PCS में यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो आप लोग ध्यान देना। COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था 2021 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने 1 वर्ड 1 सन 1 वर्ड और 1 ग्रिड पहल की शुरुआत की इसमें। और अमेरिका जो है इसमें 101वां देश बना था किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। 102वां भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन अभी आप लोग याद रखना। तो हो सकता है कहीं पूछ दे कि COP26 के दौरान 101वां देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ था? तो अमेरिका, आप लोग याद रखना। अब देखो COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड, याद रखना। हो सकता है पूछे COP27 कहाँ होगा? 2022 में मिस्र में होने वाला है अभी। 28 तो UAE, आप लोग याद रखना। तो उम्मीद है कि आपको एक ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में G7 का जो है 48 सम्मेलन हुआ है, 48वां सम्मेलन हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है, ये जर्मनी में हुआ है। और भारत की तरफ से अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे इसकी अध्यक्षता करने के लिए, तो ये आप लोग याद रखने की जरूरत। देखो तो 48वां G सम्मेलन पूछेगा 2022 में कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे? तो बावेरियन आल्प्स में, जर्मनी के बावेरियन आल्प्स में हुए थे 48वां G7 शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया और अध्यक्षता जर्मनी का चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने किया था। इसका थीम क्या था? तो इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर। तो आप लोग 1 बार 2 बार देखोगे तो जरूर आपको याद आ जाएगी। साथ में आप लोग हमारे प्लेलिस्ट बिहार स्पेशल का शानदार वीडियो मैं दिया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको पंचायती राज पे भी चर्चा किया हूं, करंट अफेयर जोड़ करके। तो इसे आप लोग जरूर देखना। 17-18 लेक्चर है बिहार स्पेशल, किसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। साइंस की महत्वपूर्ण क्लास दी हुई है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट दिया गया, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो प्लेलिस्ट से आप लोग इसे भी देखना। और यदि आज अच्छा व्यू आया, अच्छा चला, तब जाकर के आगे पार्ट में लाऊंगा। इसलिए आप सब लोग वीडियो देखने के बाद कम से कम शेयर जरूर करें। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें वीडियो के, क्योंकि जब तक अच्छा व्यूज नहीं आएगा फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा। यदि आप लोग देखते ही नहीं हो तो फिर क्यों ही मैं अपना टाइम खराब करूं यहाँ पर आ करके। तो आप लोग कम से कम वीडियो देखने के बाद सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि एक शेयर अपने जो भी सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, हर जगह आप लोग इसको शेयर करें और फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको। अब देखो 47वां G7 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो यूके में हुआ था 2021 में। यूके में भी कहाँ पे? तो कॉर्नवाल में। और 49वां तो जापान में होने वाला है 2023 में। तो G7 मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। इस बार 48वां G शिखर सम्मेलन हुआ था और कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता कौन किया था भारत की तरफ से? तो पीएम मोदी ने किया था, ठीक है ना। जर्मनी में कहाँ पे? तो बावेरियन आल्प्स में हुआ था। और अध्यक्षता कौन किया था?
तो जर्मनी के चांसलर अलोफ स्कोज ने। लेकिन भारत की तरफ से मैं कुछ कह रहा था अभी से, कौन गया था अध्यक्षता करने के लिए? तो पीएम मोदी। अध्यक्षता कहा जाए या प्रतिनिधित्व कहा जाए तो एक ही बात है। कई बार पूछ देता है कि G7 शिखर सम्मेलन 48वां भारत की तरफ से भाग किसने लेने गया था? पूछ देगा प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, नितिन गडकरी, अमित शाह। तो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पे पीएम मोदी गए थे, क्योंकि कई बार पीएम पूछ देगा, कई बार गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इस तरह से ऑप्शन बना के दे दिया। यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन करते थे, याद रखना यहाँ पे पीएम मोदी जी गए थे। अब देखो पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आखिर I2U2 है क्या? तो आप पहले देखो, इसमें देश का नाम है। I2 का मतलब यहाँ पे देखो I 2 बार आ गया, यानी कि इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब USA और UAE, यानी कि 4 देश इसमें शामिल है। और पहला शिखर सम्मेलन इसका हुआ है वर्चुअली रूप से हुआ है। पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी जो है भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता किए हैं। और इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों पर चर्चा किया गया, 6 क्षेत्रों पर चर्चा किया, 6 विषयों पर चर्चा किया गया। इस सम्मेलन पहला I2U2 किसमें? तो जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। अब देखो पहला I2U2 शिखर सम्मेलन, तो पूछेगा I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको 4 देशों के नाम याद रखने की जरूरत है, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। और पीएम मोदी इसकी भारत की तरफ से अध्यक्षता किया और आयोजन वर्चुअली हुआ। अब देखो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ है। अध्यक्षता कौन किया है? तो नाटो महासचिव जेम्स स्टोलेनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता किया। कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड स्पेन में हुआ है। 32वां याद रखना। 31वां पूछेगा कहाँ पे हुआ था नाटो सम्मेलन? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। और वहीं आपसे यदि पूछ दिया जाए कि 33वां कहाँ पे हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है लिथुआनिया विनियस में हुआ है। 33वां मैंने होने वाला है 33वां लिथुआनिया विनियस में, ठीक है ना। तो 32वां याद रखना मैड्रिड स्पेन। और इसमें क्या हुआ है? तो फिनलैंड और स्वीडन को जो है इस गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आपको उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं 16वां G20 शिखर सम्मेलन। ये वाला G7 है, ये G7 है। आप लोग एक बार अभी गूगल करके देखो कि G7 में कौन कौन सा देश शामिल है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ अभी जा करके जो है गूगल पे सर्च करें या किसी बुक के सहारे देखें कि G7 में कौन कौन है। अब हम लोग ये देखने हैं 16वां G20। तो याद रखना G7 का 48वां नंबर का शिखर सम्मेलन हुआ था जो कि जर्मनी में, और ये 16वां नंबर का हो रहा है कहाँ पे? इटली, रोम में इसका आयोजन हुआ। अध्यक्षता जो है मारियो द्राघी इटली के पीएम ने किया। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीएम मोदी। यहाँ पे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व पीएम मोदी ने ही किया था, लेकिन अध्यक्षता कौन किया था? तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने किया था, ठीक है ना। अब पीएम मोदी भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे अध्यक्षता कौन किया था? इटली में चूंकि हुआ था तो इटली का ही पीएम करेगा, तो मारियो द्राघी किया था। और 15वां रियाद में हुआ था सऊदी अरब 2020 में, और 17वां कहाँ होने वाला है? तो इंडोनेशिया में 2022 में। अब देखो क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है, क्योंकि जब तक कहीं हो सकता है एग्जाम में ऐसा आ जाए बीपीएससी, इनमें से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। तो क्वाड आपको याद रखना है, 4 देश इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान। अभी आप लोग याद रख लो क्वाड में कौन कौन सा देश शामिल है। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कौन कौन सा देखो फिर से देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान। आपको याद हो गया होगा। क्वाड में 4 ही देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान। एक बार आप लोग बिना बोर्ड पे देखे बताओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान, 4 देश यहाँ पे शामिल है। मैं आपको इसी तरह से याद करवाऊंगा क्लास में ही। बस आप लोग वीडियो देखने के बाद इसको शेयर करो, क्योंकि अच्छा खासा चलना चाहिए, तब जाकर के आगे मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दे। और क्वाड की अध्यक्षता कौन किया है? तो जो बाइडेन। आप लोग इसे याद रखना, जो बाइडेन जो है इसकी अध्यक्षता किया है, और आयोजन वाशिंगटन में हुआ है, अमेरिका में, ठीक है ना। आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अब देखो नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ दोनों बदल चुके हैं, और नीति आयोग से बीपीएससी में क्वेश्चन आना तय है। एक बार नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया था, एक बार पूछा गया था कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था,
तो सब कुछ पे चर्चा करने वाले हैं। देखो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी हाल ही के दिनों में बदल गया था, कौन है? सुमन कुमार बेरी, आप लोग याद रखना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गया। सीईओ तो परमेश्वरन अय्यर, सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो परमेश्वरन अय्यर सीईओ हो गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, आपको याद रखने की जरूरत है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे हुआ है। पहले योजना आयोग हुआ करते थे, अब इसके स्थान पे नीति आयोग आ गए। और इसके अध्यक्ष आपको मन में आया होगा कौन है? तो अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होता है, तो पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। लेकिन उपाध्यक्ष अभी हाल ही के दिनों में चेंज हो चुका है, उपाध्यक्ष और सीईओ दोनों। उपाध्यक्ष आप लोग याद रखना सुमन कुमार बेरी, और सीईओ कौन है? तो परमेश्वरम अय्यर। एक बार दो बार देखोगे, अभी 2 चीज देखो नीति आयोग का चेंज हुआ है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष तो सुमन कुमार बेरी, और सीईओ तो परमेश्वर अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वर ऐसे याद रखना, परमेश्वरन और अय्यर सीईओ हो गया। तो उम्मीद है कि आपको एक ढंग से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने अभी बहुत कुछ पढ़े हैं, जैसे कि शुरुआत में कोविड-19 संबंधित आपको मैंने चर्चा किया कि कब शुरुआत हुआ वैक्सीनेशन। इसके बाद हम लोग जो है राष्ट्रमंडल खेल देखे, फिर क्या कहते हैं क्वाड सम्मेलन देखे, क्या नाम है G48 देखे, I2U2 देखे, 32वां नाटो देखे, राष्ट्रमंडल खेल देखे, सब कुछ देखे। तो आप सब लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना, और साथ में हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग फॉलो जरूर कर देना। nayan.ultimate नाम है आईडी का, @nayan.ultimate। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दिया हूँ। और आगे देखो, आपको 67 बीपीएससी में जम के तैयारी करने की ज़रूरत है। काफ़ी कम समय बचा है, एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी जिस तरह से इतना जल्दी डेट घोषित किया गया तो बहुत लोग मतलब तैयारी छोड़ चुके थे। कुछ लोगों की तैयारी अच्छी है, यदि आपकी नहीं भी अच्छी है तो आप लोग जुड़े रहे ढंग से, अभी भी मतलब इस पर काबू पाया जा सकता है, अभी भी तैयारी कर सकते हो। जी जान से मेहनत करने की ज़रूरत है। और प्ले लिस्ट में आप लोग देखो, बिहार स्पेशल हमारा प्ले लिस्ट में जरूर देखें। साइंस की मैं महत्वपूर्ण पीडीएफ के सहारे मतलब आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया हूँ आपके लिए, उसे भी आप लोग देखो। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, साथ में करंट अफेयर वाली सीरीज चलेगी यदि आज अच्छा चला तो। और इतना ही नहीं, साइंस का क्लास शानदार, इसे भी आप लोग देखें। और बाकी किसी बुक से आप लोग करंट अफेयर ढंग से पढ़े, 1 साल का जो आप लोग पढ़ लिए बार बार रिवीजन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से देखने की जरूरत है, डेली कम से कम इसमें समय दे। और मॉक टेस्ट तो एक कम से कम डेली देते रहे, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको मतलब वो कॉन्फिडेंस खुलेगा। एक मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पर हमेशा ध्यान दे। बाकी धन्यवाद।